हेलो स्टूडेंट, कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत समय बाद फिर से मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम मिला है, तो आई अपोलोजाइज फॉर वीडियो रेगुलर नहीं आ रहे थे उसके लिए। तो सभी जने अपनी तैयारी करते रहें और कोई भी डीमोटिवेट नहीं होगा। और अगर किसी को भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए या अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ के साथ में मेरे साथ आप शेयर करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप उसको डाल सकते हो। तो मेरी जितनी कोशिश होगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और चलिए शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 58 अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टोरेज। तो आपको क्या करना है, इसको स्टोरेज के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाना है। असेंडिंग मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़े के अंदर। तो बस एक ही पिरामिड है, उसको आप याद कर लीजिए, उसको बाय हार्ट कर लीजिए इस वाले पिरामिड को। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर कई बार। तो सबसे नीचे रहेगा आपका मैग्नेटिक टेप, फिर रहेगा आपका मैग्नेटिक डिस्क। बताइए इसके बाद क्या रहेगा आपका मेन मेमोरी, और इसके बाद आपके यहाँ पे रहेगा कैश मेमोरी, और उसके बाद आपके यहाँ पे रहेगा रजिस्टर। ओके, तो ये पिरामिड जो है इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रजिस्टर की जो साइज होल्ड करने की जो कैपेसिटी वो कम होती है, उसके बाद फिर कैश मेमोरी की होती है, फिर मेन मेमोरी, डिस्क, और फिर मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक टेप बहुत ज़्यादा साइज होल्ड कर सकती है, फिर डिस्क कर सकती है, फिर मेन मेमोरी, कैश और रजिस्टर। तो ये ऊपर से नीचे बढ़ते हुए क्रम के अंदर है किसके, मेमोरी के। ओके, और इसके अंदर कुछ चीज़ें और है, आप ध्यान रखिए। जो मैग्नेटिक टेप का जो एक्सेस है वो कौन सा है, सीक्वेंशियल, ये आप ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। डिस्क का जो एक्सेस है वो कौन सा है, सेमी रैंडम, कौन सा है, सेमी रैंडम। और मेन मेमोरी या कैश मेमोरी का जो एक्सेस है वो है आपका रैंडम एक्सेस। आप उसको रैंडम एक्सेस बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस बोल सकते हो। आपके जो रजिस्टर है वो आपके बने हुए होते हैं फ्लिप फ्लॉप से। कैश है जो आपकी बनी हुई होती है स्टैटिक रैम से। ओके, स्टैटिक रैम, और जो आपकी मेन मेमोरी वो बनी होती है आपकी डायनामिक रैम से। तो मेरे ख्याल से स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम का आपको कंसेप्ट पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या दिया हुआ है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है स्टोरेज के। तो देखिए स्टोरेज सबसे बड़ा स्टोरेज किसका है, मैग्नेटिक टेप का, और सबसे छोटा किसका, रजिस्टर का। तो फर्स्ट में आना चाहिए हमारा रजिस्टर, मतलब ए, बी या डी में से कोई आंसर सही हो सकता है, सी तो नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, सी नहीं हो सकता। और सबसे लास्ट में हमारा आना चाहिए रजिस्टर। तो सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जमाना है आपको, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए आपका टेप। ओ, तो टेप भी सबसे लास्ट में यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब बीच में हमारे ऑर्डर सही करने जरूरी है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। रजिस्टर के बाद आना चाहिए कैश, कैश तो यहाँ सही है, और रजिस्टर के बाद कैश आना चाहिए, ये सही है। इसका मतलब बी ऑप्शन भी आपका गलत, ए या डी में से एक आंसर सही है। कैश के बाद आना चाहिए आपका मेन मेमोरी, पर यहाँ पे क्या डिस्क और ये, और मेन मेमोरी के बाद आना चाहिए डिस्क और टेप। इसका मतलब आपका सही आंसर कौन सा हुआ, डी आपका सही आंसर है, क्योंकि आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर पूछा था स्टोरेज के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन निकलने वाले हैं, जितने हो सकते हैं मैंने आपके बना दिए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ये चैनल ग्रो करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितने भी ग्रुप्स हो उसके अंदर शेयर कीजिए और बोलिए उन्हें कि कंटेंट अच्छा है, तो एक की बार जरूर देखिए इन वीडियोस को। चलिए 59 देखिए, मैग्नेटिक डिस्क हैज डैश एक्सेस। तो अभी हमने डिस्कस किया था जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका एक्सेस कौन सा है, सेमी रैंडम। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे एग्जाम के अंदर इस तरीके से आपके, तो आंसर लगा देना है सेमी रैंडम। मैग्नेटिक टेप हैज एक्सेस, मैग्नेटिक टेप का एक्सेस कौन सा है आपका, सीक्वेंशियल। मेन मेमोरी और कैश हैज डैश एक्सेस, तो हमने देखा था मेन मेमोरी और कैश का जो एक्सेस है वो कौन सा है, रैंडम, या आप उसको क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस। तो यहाँ देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। रजिस्टर आर इम्प्लीमेंटेड विथ, रजिस्टर को हम किससे इम्प्लीमेंट करते हैं, फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड एस रैम या डी रैम।
तो रजिस्टर को हम इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लिप फ्लॉप से, और एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करता है, ये ध्यान रखना है ना। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा। ओके, राइटिंग अभी बहुत टाइम हो गया, इस एक्सपेंड टेबलेट का यूज़ ही नहीं किया, इसलिए थोड़ी ऐसी आ रही है, तो प्लीज़। 63 देखिए, SRAM इज़ यूज्ड इन, SRAM का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो उस पिरामिड को अगर आप देखोगे तो इसका आंसर वैसे पता चल जाएगा। SRAM का हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी के अंदर। कहाँ करते हैं? कैश मेमोरी के अंदर। ओके, और DRAM का यूज़ हम कहाँ करते हैं? नेक्स्ट देखिए, DRAM का यूज़ हम करते हैं मेन मेमोरी के अंदर। या क्वेश्चन कई बार उल्टा आ जाता है, मेन मेमोरी के अंदर हम इनमें से किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन आ जाएंगे फ्लिप फ्लॉप, SRAM या DRAM। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? डायनामिक रैम। विच इज़ करेक्ट इन रेफरेंस टू द एक्सेस टाइम। तो जो पिरामिड देखा है उसके अंदर आपको एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग जो नीचे ऑप्शन दे उनको जमाना है। तो देखिए पिरामिड को हम वापस देख लेते हैं, इसको स्ट्रक्चर को। यहाँ देखिए जो सबसे छोटी यूनिट है उसका एक्सेस टाइम बहुत कम लगेगा। रजिस्टर, अगर सीपीयू रजिस्टर को एक्सेस करना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है उसको बहुत कम टाइम लगेगा। और ये अगर टेप की बात करें तो टेप के अंदर अगर वो डेटा एक्सेस करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऊपर से नीचे इसका एक्सेस टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, एक्सेस टाइम इंक्रीजिंग। ओके, ऊपर से नीचे एक्सेस टाइम इंक्रीज हो रहा है। एक्सेस टाइम मतलब डेटा को एक्सेस करने का टाइम। तो ऊपर से नीचे की अगर हम जा रहे हैं तो इसका एक्सेस टाइम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा? रजिस्टर का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका मैग्नेटिक टेप का। तो देखिए विच इज़ करेक्ट इन रेफरेंस टू द एक्सेस टाइम। तो मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो सी हो नहीं सकता, सबसे कम होगा रजिस्टर का और सबसे ज़्यादा किसका होगा? टेप का। ओह, फिर उसी तरह का ऑप्शन टेप। तो चलिए पहले किया था ऐसे करने की कोशिश करते हैं। रजिस्टर के बाद आपके पास आएगा कैश। ओके, और कैश के बाद आपके पास आएगी मेमोरी। तो ए वाला आंसर हमारा गलत है। रजिस्टर के बाद डिस्क नहीं आएगा, रजिस्टर के बाद आएगा कैश, कैश के बाद आएगी मेमोरी, मेमोरी के बाद आएगा आपके डिस्क और डिस्क के बाद आएगा टेप। तो हमारा आंसर है वो कौन सा है? डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। चलिए, इफ़ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन कैश इज़ कॉल्ड। तो चलिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। तो देखिए ये आपका सीपीयू है और ये आपकी है क्या है? कैश मेमोरी, और ये है आपकी मेन मेमोरी, और ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो देखिए कैसे वर्किंग होती है। सीपीयू है वो क्या करता है? डेटा के बारे में पूछता है, किसको? कैश को, कि मुझे कोई डेटा चाहिए। तो सीपीयू किस, ओके पेन चेंज नहीं हुआ, तो सीपीयू किस में सर्च करेगा उसको? कैश मेमोरी के अंदर। अगर वो डेटा कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैश हिट। क्या बोलेंगे? कैश हिट। और अगर वो डेटा इस कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? कैश मिस। अगर डेटा मिल गया तो डेटा हिट हो गया, और डेटा नहीं बोला तो डेटा मिस हो गया। ठीक है, तो सीपीयू को अगर कोई डेटा चाहिए तो सबसे पहले कहाँ ढूंढेगा? कैश मेमोरी के अंदर। डेटा मिल गया तो कैश हिट, और डेटा नहीं मिला तो कैश मिस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर डेटा मिस हो गया, नहीं मिला, तो डेटा कहाँ ढूंढेगा? फिर वो मेन मेमोरी के अंदर सर्च करेगा। तो मेन मेमोरी के अंदर अगर वो डेटा मिल गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेज हिट। ओके, अगर मेन मेमोरी के अंदर डेटा आपको मिल गया तो उसे मैं क्या बोलूँगा? पेज हिट। और अगर मेन मेमोरी के अंदर डेटा नहीं मिला तो क्या बोलूँगा मैं उसे? पेज फॉल्ट। टर्म्स का ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कैश हिट, कैश मिस, पेज हिट, पेज फॉल्ट। मेन मेमोरी के अंदर मिला तो पेज हिट, नहीं मिला तो पेज फॉल्ट। अब मेन मेमोरी के अंदर नहीं मिला तो उसके बाद उसको कहाँ सर्च किया जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। कहाँ सर्च किया जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पेज सर्विस, पेज फॉल्ट सर्विस, पेज सर्विस या पेज फॉल्ट सर्विस भी बोल सकते हो आप। पेज फॉल्ट
सर्विस, या क्या बोल सकते हो डायरेक्ट आप, पेज सर्विस। ठीक है, तो अब आप ऐसे मत बोलना कि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। कोई डेटा सीपीयू नहीं रखा है और सीपीयू को पता है वो मेमोरी के अंदर है, इसीलिए तो उसकी मांग कर रहा है ना। आई बात समझ में? सीपीयू ने उसको किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर किया है, इसलिए वो डेटा मेमोरी के अंदर है, तभी उसकी मांग कर रहा है। तो अगर कैश के अंदर मिल गया तो हिट, नहीं मिला तो मिस। नहीं मिला तो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी के पास। मिल गया तो पेज हिट, नहीं मिला तो पेज फोल्ड। और अगर नहीं मिला तो फिर वो कहाँ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पेज सर्विस। वो पेज की क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है। सर्विस कर रहा है मतलब सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेके आ रहा है, और इसके अंदर जो टाइम लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, पेज सर्विस टाइम। पेज सर्विस टाइम, बस छोटा सा कंसेप्ट है, आपको ये लाइन वाला ही ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, हम फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन कैश मेमोरी, अगर कैश मेमोरी के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसमें क्या बोलूंगा, कैश हिट। इफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन कैश, अगर कैश के अंदर अगर आपकी मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं तो उसमें क्या बोलूंगा, कैश मिस। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, अगर वो मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें क्या बोलूंगा, पेज हिट। इफ रिक्वायर्ड एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन मेन मेमोरी, अगर मेन मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या बोलूंगा, पेज फॉल्ट। कैश मेमोरी वर्क्स, चलिए ओके। और इसके बाद एक और क्वेश्चन बन जाएगा, शायद मैंने बनाया नहीं। तो अगर रिक्वायर्ड एलिमेंट को वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सर्च करने जाता है सीपीयू, तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, पेज सर्विस टाइम। ध्यान रखना, अगर उस एलिमेंट को सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सर्च करने जाता है सीपीयू तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेज सर्विस टाइम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कैश मेमोरी कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, लोकेलिटी ऑफ डेटा, लोकेलिटी ऑफ मेमोरी, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और डी। तो देखिए इसको हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दीजिए। ओके, इसे हम बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। चलिए देखिए, फिर देखिए नेक्स्ट। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया कि कैश मेमोरी कौन सा डेटा उठाएगा। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर देख लेते हैं। तो आपका जो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है वो दो कंसेप्ट के ऊपर वर्क करता है, एक है टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और दूसरा है आपका स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये ध्यान रखना है आपको, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ध्यान से समझ लेना, बहुत ही छोटा कंसेप्ट है। देखिए सीधी सी गणित ये है कि आप किसी आदमी से मिलने गए, ओके, आप किसी आदमी से मिलने गए तो वो आदमी क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ओके, मेन मेमोरी के अंदर, और यहाँ पे आप है और आपको इस आदमी की ज़रूरत है। तो आपने क्या किया, इस आदमी को उठा के क्या लेके आए, आपके पास लेके आ गए। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इसका। और आपने इस आदमी को क्या कर लिया, आपके पास रख लिया, कि आपको ऐसा लगता है कि इस आदमी की मुझे वापस ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जैसे आप घर ब्याह में शादी हो रही है और आपके टेंट वेंट का काम चल रहा है, तो बार बार आपको टेंट वाले से ज़रूरत पड़ती है, बार बार बोलना पड़ता है, तो उसका जो सेठ जी है उसको आपने आपके पास रख लिया कि इसकी मुझे वापस ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसको अपने पास ही रख लेता हूँ। आई बात समझ में? तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, इसको अपने पास रख लिया और मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इसको यहीं पे बोल दूंगा ताकि बार बार मुझे इसको लेने जाना नहीं पड़े। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होगा, आप क्या करोगे, जैसे लाइट वाला है, ओके भाई, टेंट वाले के साथ लाइट वाला भी रहता है, जैसे लाइट वाला है, तो आपको लाइट वाले की भी बार बार जरूरत पड़ी है तो वो मान नहीं रहा है, ओके। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि उसके साथ केटरिंग वाला भी है, वो भी इसके साथ साथ ही घूम रहे हैं, तो आप क्या करोगे, स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के अंदर आसपास के जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है या आसपास के इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको भी उठा के क्या करोगे, आपके पास रख लोगे, ओके।
तो ये एक आप तो हुई, आपने आपके साथ लाइट वाला भी रख लिया, केटरिंग वाला भी रख लिया, या और भी कोई काम करने वाले उनको रख लिए। कहने का मतलब ये है कि आप मेन मेमोरी के अंदर आपके पास कोई ये एलिमेंट पड़ा है ई, मुझे पता है कि इस एलिमेंट की मुझे वापस फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने वाली है। कब ज़रूरत पड़ने वाली है? फ्यूचर में। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को, मैं मतलब कैश मेमोरी क्या करेगी, इस एलिमेंट को उसकी कैश के अंदर रख लेगी। ओके, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ओके, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अगर फ्यूचर में जिस चीज़ की जरूरत पड़ी है तो मैं उसको रख ही लेता हूँ, ताकि बार बार मुझे मेन मेमोरी के अंदर जाना नहीं पड़ेगा और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा और एक्सेस टाइम नहीं जाए, वेस्ट नहीं होगा मेरा। दूसरा है स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। मैं इस एलिमेंट को तो ला ही रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पड़ोसी E1 और इसका पड़ोसी E2 जो एलिमेंट है वो भी मेरे काम का है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भी उठा के कहाँ फेड कर दूंगा? कैश मेमोरी के अंदर। तो कैश मेमोरी दो तरह के प्रिंसिपल फॉलो करती है। ओवरऑल उसको बोलते हैं हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, और इसके अंदर दो डिवाइडेड, टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस और स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो इसको आप फ्यूचर कीवर्ड से पहचान सकते हो और इसको आप पहचान सकते हो एडजेसेंट। ओके, बार बार जरूरत पड़ी है टेम्परेरी पर्पस के लिए, तो फ्यूचर के अंदर अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको उठा के रख लूंगा, और स्पेशल मतलब अड़ोसी पड़ोसी को भी मैं उठा लूंगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की करने की कोशिश करते हैं। डैश मीन्स करंट डेटा और इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून। मतलब ऐसा डेटा जिसकी मुझे बहुत ही जल्दी वापस जरूरत पड़ने वाली है, तो उस प्रिंसिपल को मैं क्या कहता हूँ? अभी मैंने बताया जिसकी आपको फ्यूचर के अंदर बार बार वापस जरूरत पड़ने वाली है, उसको मैं क्या बोलूँगा? टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। भूलना मत। ओके, ये कीवर्ड का ध्यान रखना है। नीडेड सुन, बीइंग फेच्ड, जो फेच होने वाला, मे बी नीडेड सुन, जिसकी मुझे जल्दी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। डैश मीन्स इंस्ट्रक्शन और डेटा नियर टू द करंट मेमोरी लोकेशन। कीवर्ड का ध्यान रखिए, नियर टू द करंट मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या हो गया? यहाँ एक एलिमेंट है और इसके पास तो क्या होगा, यहाँ तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, तो अभी इन दोनों की बात कर रहा है। मीन्स इंस्ट्रक्शन और डेटा नियर टू द करंट मेमोरी लोकेशन, और ये मेरा लोकेशन कहाँ है? यहाँ ई के। दैट इज बीइंग फेच्ड मे बी नीडेड सून, उसकी मुझे वापस जरूरत पड़ सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। अगर नियर कीवर्ड आए, इसका मतलब नियर आए, एडजेसेंट आए, इसका मतलब क्या होगा? वो स्पेशल लोगों को ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 73 वाला क्वेश्चन। द मेन मेमोरी एक्सेस टाइम for a machine with a cache hit 80%, where the cache access time is 5 nanosecond and the main memory access time is 100 nanosecond is। तो आपको मेन मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है अंदर आपको। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक CPU है आपको, ओके, और आपने इस CPU के साथ एक तो कैश को डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है, और आपने क्या कर रखा है, मेमोरी को क्या कर रखा है, डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है। ओके, और CPU जब कैश को एक्सेस करेगा तो इसका हिट टाइम दे रखा है H1 से, और इसको जो टाइम लगेगा वो क्या दे रखा है, T1 से। और CPU जब मेमोरी को एक्सेस करेगा तो उसका टाइम दे रखा है इसने T2 दे रखा है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है कि जब CPU और ये जो कनेक्शन है वो किसके अंदर है, पैरेलल है। देखिए ये जो कनेक्शन है वो किसके अंदर है, पैरेलल। या तो कनेक्शन CPU से पैरेलल हो सकता है, या CPU से कनेक्शन क्या हो सकता है, सीरियल में हो सकता है। सीरियल में मतलब पहले CPU आएगा, फिर क्या आएगा, CPU के बाद ऑब्वियसली किससे कनेक्टेड होगा, वो कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद वो ऑब्वियसली किससे कनेक्टेड होगा, मेन मेमोरी से। तो इस तरह का अगर कनेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, सीरीज में या सीक्वेंशियल। ओके, और यहाँ पे कैश का दे रखा है H1 T1, और मेन मेमोरी का जो टाइम दे रखा है T2 दे रखा है। और यहाँ पे आपको निकालना है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस
टाइम कि अगर इस एलिमेंट को सीपीयू लेके आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखिए अगर पैरेलल के अंदर कनेक्शन है तो देखिए सबसे पहले कहाँ जाएगा, कैश के अंदर जाएगा, और कैश के अंदर जैसे ही गया तो एलिमेंट क्या हो गया आपका, हिट हो गया। ओके, इस लेवल को मैं 1 से बता रहा हूँ, इसको 2 से बता रहा हूँ, इसको 1 से बता रहा हूँ, इसको 2 बता रहा हूँ। तो हिट हो गया और उसको टाइम कितना लगा आपके पास, T1। अभी हमने पढ़ा ना कैश हिट, तो एलिमेंट को सर्च करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैश हिट। ओके, और उसको टाइम कितना लगा, T1। प्लस मतलब और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसने क्या किया, इसके अंदर एलिमेंट सर्च किया और वो मिस हो गया, उसको एलिमेंट नहीं मिला, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, 1 माइनस H1। यहाँ देखिए 1 माइनस H1 इसलिए लगाया क्योंकि H की वैल्यू आपको किस में दे रखी है, परसेंटेज के अंदर दे रखी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जीत का प्रतिशत 7%, आप प्रोबेबिलिटी देख रही हो ना, प्रोबेबिलिटी सभी जने जानते हो, ट्रू प्लस फॉल्स हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, अगर ट्रू की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो फॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी, 0.6। वही वाला कंसेप्ट, इसलिए मैं इसको 1 से माइनस कर रहा हूँ। और T2 के अंदर सर्च करने के लिए इसको कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा। समझ में आ जाएगा आपको, 2 मिनट पेशेंट रखिए। ये तो फॉर्मूला हो गया अगर कनेक्शन पैरेलल के अंदर है। ओके, और अगर कनेक्शन इस तरीके से सीरियल के अंदर है, सीक्वेंशियल है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो देखिए इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले सीपीयू ने किसके अंदर सर्च किया, कैश के अंदर, और सर्च करते ही उसको एलिमेंट मिल गया, तो ये क्या हो गया, H1 और T1। फिर प्लस मतलब और, तो जरूर थोड़ी कैसे मिल जाएगा, तो उसने सर्च किया और नहीं मिला, तो फॉल्ट किससे बनाओगे, 1 माइनस H1। 1 माइनस H1 का मतलब क्या बता रहा है, इसने यहाँ सर्च किया, एलिमेंट मिस हो गया, केस मिस बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपका, केस मिस बता रहा है। यहाँ पे भी ये क्या बता रहा है आपका, केस मिस बता रहा है। ओके, तो केस मिस को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, 1 माइनस H1 से। और इसको अब टाइम कितना लगेगा, मेन मेमोरी के अंदर सर्च करना पड़ेगा ना, तो वापस टाइम कितना लगेगा बताइए आप मेरे को। यहाँ देखिए, यहाँ पर सीपीयू को कैश में जाने के लिए T1 टाइम लगा और सीपीयू को मेमोरी के अंदर जाने के लिए T2 टाइम लगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्टेड है। पर यहाँ अगर आप देखोगे सीपीयू को कैश के अंदर जाने के लिए T1 टाइम लगेगा, पर अगर उसको मेन मेमोरी के अंदर जाना है तो उसको कैश से होते हुए जाना पड़ेगा, तो उसको कितना टाइम लगेगा, T1 प्लस T2। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा नॉर्मल सा। अगर यहाँ पे सीरियल दिया हो तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, और यहाँ पे अगर पैरेलल दिया हो तो इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो दोनों से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देख लीजिए आप फटाफट एक बार। आपको क्या दिया, हिट रेट दी हुई है, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, H1 की वैल्यू दी हुई है 80%। तो 80% को मैं परसेंट हटा दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0.8। ओके, और कैश एक्सेस टाइम कितना दे रखा है, 5 नैनोसेकंड। इसका मतलब आपको कैश का एक्सेस टाइम क्या दे रखा है, T1, और T1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 नैनोसेकंड। नैनो का मतलब पता है ना आपको, 10⁻⁻9। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻3, और सॉरी मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, और नैनो मतलब 10⁻�9। और क्या दे रखा है आपको, दे रहा है मेन मेमोरी एक्सेस टाइम, जो आपको क्या दे रखा है, T2 दे रखा है, और T2 का टाइम क्या दे रखा है आपको, 100 नैनोसेकंड। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। H1 की वैल्यू क्या है, 0.8 इंटू T1 की वैल्यू क्या है, 5 नैनोसेकंड। यूनिट सेम है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। प्लस 1 माइनस H1, 0.8 में से 1 में से 0.8 गया तो 0.2 इंटू T2 की वैल्यू क्या है आपकी, 100 नैनोसेकंड। तो अगर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 20 और 8 में 40, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 24। ये जो आपके निकल के आ जाएगा क्या हो जाएगा, 24। ओके, और नेक्स्ट वाला अगर आप सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0.8 इंटू 5, 4 तो है ही है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0.2 इंटू T1 प्लस T2। T1 का टाइम कितना दे रखा है, 5, और T2 का 105, तो 105। तो ये क्या निकल के आएगा, पर 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका
21, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा आपका 25। तो देखिए अगर पैरेलल कनेक्शन होगा तो टाइम कम लगेगा और सीक्वेंशियल कनेक्शन होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको पैरेलल और सीरियल दोनों पूछा है, तो पैरेलल का आंसर क्या है आपका 24 और सीरियल का 25, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल है, आपको इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, H1T1 प्लस 1 - H1 पैरेलल कनेक्शन के लिए इंटू T2, और रटने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा ही दिया फॉर्मूला कैसा आएगा। H1T1 प्लस 1 - H1 इंटू T1 प्लस T2, दोनों फेज से निकलेगा ना, इसलिए टाइम ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, केस मैपिंग और फंक्शन। तो केस 3 तरह से मैप होती है, डायरेक्ट मैपिंग, एसोसिएटिव मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो आपको डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो आपकी डायरेक्ट मैपिंग होगी वो जो आपकी कनेक्शन करेगी मेनी टू वन, ओके, और आपकी एसोसिएटिव जो मैपिंग होगी वो आपका कनेक्शन करेगी मेनी टू मेनी, और सेट एसोसिएटिव जो मैपिंग है वो कनेक्शन करी के वे। तो सेट को आप ध्यान रख लो, के से कनेक्शन करेगी, और जो डायरेक्ट मैपिंग है वो करेगी मेनी टू मेनी। बस आप ये याद रख लीजिए, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो लर्न इट, डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। द मेथड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, ओके। तो मेमोरी आईओ डिवाइस के अंदर अगर हम इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो अब हम आईओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गए हैं, है ना। देखिए आईओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, अगर आपने देखा हो ढंग से तो इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे एक रहता है आपका सीपीयू, ओके, और यहाँ पे आपका रहता है मेमोरी, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से डेटा बस रहेगी 1 2 और 3, और इनसे आपके कनेक्शन रहेंगे किससे, आईओ डिवाइसेस के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आईओ डिवाइस 1 और आईओ डिवाइस 2। आईओ डिवाइस का मतलब क्या हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ओके। और ये जो कनेक्टेड रहते हैं वो किससे कनेक्टेड रहते हैं, सबसे पहले आईओ इंटरफेस से। यहाँ पे एक अलग से टर्मिनल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईओ इंटरफेस। और आईओ इंटरफेस है वो क्या होते हैं, अलग अलग आपकी डेटा बस है उससे क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली आपकी बस है एड्रेस बस, ये आपकी बस है डेटा बस, और ये आपकी कौन सी है, कंट्रोल बस, ओके। 3 तरह की बस होती है ना, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। तो हमने मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला सीओ का जो पार्ट 1 भेजा था उसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। जिन्होंने वो नहीं देखा उसको आप प्लीज़ एक बार जाके देखिए तीनों का क्या मतलब है, ओके। तो देखिए इस पूरे कंसेप्ट के अंदर क्या है, आईओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, आईओ डिवाइस मेमोरी डिवाइस के साथ डेटा शेयर करना चाहती है। कहने का मतलब जैसे आप यूएसबी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो यूएसबी से, ओके, तो वो डेटा कहाँ ट्रांसफर होता है, आपके मेमोरी के अंदर। तो इस डेटा ट्रांसफर के अंदर कहीं ना कहीं सीपीयू बीच में आ रहा है, आई बात समझ में। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सीपीयू, कोशिश ये करते हैं कि सीपीयू बीच में ना आए, क्योंकि सीपीयू को क्या करेंगे भाई, आईओ डिवाइसेस, आईओ का काम है डेटा ट्रांसफर करना, उस वो इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है जितना सीपीयू के लिए। सीपीयू ने हमने सीपीयू को बनाया किस लिए बनाया, अरिथमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए। तो सीपीयू के पास यूजफुल वर्क करो, हम ये क्या चाहते हैं, सीपीयू को यूजफुल वर्क कर रहे हैं, न कि ये आईओ तरह का काम करे, ताकि हम सीपीयू को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा यूज ले सके, उसकी यूटिलाइजेशन हम क्या करें, बढ़ा सकते हैं। तो इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है द मेथड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन मेमोरी एंड आईओ डिवाइस, उसको हम क्या बोलते हैं, आईओ इंटरफेस, ओके। ये क्या है आपका आईओ इंटरफेस है। तो जो अब स्टोरी चालू होने वाली है वो मैं आपको इसमें से समझा देता हूँ। 3 तरह के मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो उनका नाम है प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोग्राम्ड आईओ, इंटरप्ट आईओ और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ध्यान से कहानी सुनिए, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगी, और कहानी समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलिए देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम्ड आईओ, फर्स्ट टेक्निक के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, आईओ डिवाइस मेमोरी के साथ डेटा सेंड करना चाहती है, पर इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, आईओ डिवाइस डेटा किसे सेंड करेगी, सबसे पहले सीपीयू को, और सीपीयू फिर जाके डेटा किसे सेंड करेगा, मेमोरी को। समझ में आई बात।
आईओ डिवाइस डेटा को सेंड करना चाहती है, तो आईओ डिवाइस सबसे पहले डेटा किसे सेंड करेगी, सीपीयू को, और सीपीयू फिर किसे सेंड करेगा, मेमोरी को। तो प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर क्या होता है, सीपीयू कंटिन्यूसली आईओ को मॉनिटर करता रहता है। किसको मॉनिटर करता रहता है, आईओ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कि कहीं कोई डेटा आया तो नहीं। देखिए उस तरीके से जैसे एग्जाम क्लास के अंदर मॉनिटर होता है, ओके, और उसको मॉनिटर किस लिए बनाया कि बच्चे कोई बातें ना करे। तो मॉनिटर क्या करता है, कंटिन्यूस ध्यान रखता है कि कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई बात तो नहीं कर रहा है। समझ में आई ना बात। जैसे कोई बात कर रहे हैं उसको लेके, उसको उठा के उसको उसकी शिकायत कर दूं मैं टीचर को, या उसको क्लास के बाहर निकाल दूं, मॉनिटर है। तो वो मॉनिटर को यूजफुल वर्क नहीं कर रहा है, उसको क्या लगा रखा है, कोई बात तो नहीं कर रहा है, बस उस काम के लिए लगा रखा है। तो सेम इस केस के अंदर सीपीयू कंटिन्यूस क्या करता है, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग, बार 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 क्या ध्यान रखता रहता है, बिजी रहता है। कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन रनिंग क्या करता है, एक आई रखता है किसके ऊपर, आईओ डिवाइसेस के अंदर, कि कहीं कहीं प्रिंटर से कोई मेरे पास डेटा तो नहीं आ गया, कहीं कोई मेरे पास स्कैनर से डेटा तो नहीं आ गया, कहीं कीबोर्ड से को कहीं किसी को मुझे डेटा सेंड तो नहीं करना है। ओके, तो सीपीयू क्या करता है, वॉच रखता है आईओ डिवाइस के अंदर। अगर आ गया होगा तो मैं क्या करूँ, उसको किसे सेंड करूँ, मेमोरी को सेंड करूँ। तो इस चीज के अंदर सीपीयू कोई यूजफुल वर्क नहीं कर रहा है, सीपीयू का पूरा पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस वाले कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड आईओ। तो सीपीयू पूरा बिजी हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है ना। तो इस चीज को हम ओवरकम किसके अंदर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, हालांकि पूरा होता नहीं है। तो नेक्स्ट वाला जो फेज है उसे हम बोलते हैं इंटरप्ट आईओ। क्या बोलते हैं, इंटरप्ट आईओ। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नीचे लिखा हुआ है, फर्स्ट प्रोग्राम्ड आईओ, सेकंड इंटरप्ट आईओ। अब जैसा नाम वैसा काम। इंटरप्ट आईओ क्या करेगा, देखिए बच्चे क्लास के अंदर मॉनिटर आपने लगा रखा है कि बच्चे कोई बातें ना करे, तो उस केस के अंदर क्या हो रहा है, मॉनिटर को बार बार ध्यान देना पड़ रहा है। ठीक है, तो बार बार ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे ब्लैक बोर्ड की तरफ वो मुड़ता है मॉनिटर और बच्चे वापस बात करने लग जाते हैं। ठीक है, इसका तरीका क्या है, मॉनिटर क्या करे, उन बच्चों के सर पे एक सायरन लगा ले या घंटी लगा ले। ओके, थोड़ा काल्पनिक है तो समझ लेना, उन बच्चों के सर पे थोड़ा घंटी लगा ले या सायरन लगा दे। जैसे ही बच्चे का बोलेगा उस बच्चे के सायरन क्या होना चाहता है, रिंग करने लग जाएगा, मतलब बजने लग जाएगा। वो सायरन क्या करने लगा, बजने लग जाएगा, या जो घंटी है वो क्या हो जाएगी, बजने लग जाएगी। तो उससे क्या होगा, मॉनिटर को बार बार ये ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कौन बोल रहा है, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि ए नाम का जो स्टूडेंट है वो बोल रहा है। सेम केस इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक इंटरप्ट डिवाइस लगाते हैं, या आप जो आईओ इंटरफेस जो होती है ना, आईओ इंटरफेस, वो क्या करते हैं, एक इंटरप्ट जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, एक इंटरप्ट जनरेट करती है। जब भी जैसे कोई आईओ डिवाइसेस है उसको कोई डेटा सेंड करना है, तो वो क्या करेगा, एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, और वो इंटरप्ट जनरेट करके किसके पास जाएगा, सीपीयू के पास। तो सीपीयू को पता चल जाएगा ओ कोई आईओ डिवाइसेस है जिसको डेटा सेंड करना है, तो सीपीयू फिर अलर्ट हो जाएगा और फिर क्या करेगा, उस डेटा को क्या करेगा, सेंड किसे करेगा, मेमोरी को सेंड करेगा। समझ में आई बात। फर्स्ट केस के अंदर क्या था, सीपीयू कंटिन्यूस बिजी था। सेकेंड केस के अंदर सीपीयू बिजी कब है, जब एक डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है तब तक सीपीयू इसके अंदर भी पूरा पूरा बिजी रहेगा। तो फर्स्ट केस के अंदर वो बहुत ज्यादा बिजी था, सेकेंड केस के अंदर वो कम बिजी है अगर हम कंपेयर करें। तो फर्स्ट वाले केस को हम बोलेंगे प्रोग्राम्ड आईओ, और सेकंड वाले केस को हम बोलेंगे इंटरप्ट आईओ। इसके अंदर क्या होता है, एक इंटरप्ट जनरेट करता है, कौन करता है, आईओ इंटरफेस, और सीपीयू को बोलता है कि एक आईओ डिवाइस है जो डेटा सेंड करना है उसको, तो कृपया कर मेमोरी को आप वो डेटा सेंड करें। पर इसके अंदर भी प्रॉब्लम क्या है, अब सीपीयू डेटा तो सेंड करा, पर जब तक डेटा पूरा सेंड नहीं होता तब तक सीपीयू वापस बिजी। भाई डेटा बहुत बड़ा है तो सीपीयू फिर से बिजी ना हो गया, करे यहाँ से डेटा ले रहा है भेज रहा है, यहाँ से डेटा ले रहा है भेज रहा है, तो यूजफुल वर्क कहाँ कर रहा है। भाई डेटा ट्रांसफर करना है तो हम डायरेक्ट इनको बोले ना कि भाई आईओ और मेमोरी आप दोनों आपस में डेटा शेयर कर लो। तो थर्ड वाली जो टेक्निक है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस टेक्निक के अंदर क्या होता है, आईओ और मेमोरी दोनों डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस करते हैं। तो आईओ डिवाइस से क्या करेगा, डायरेक्ट इस मेमोरी को एक्सेस करेगा। कैसा करेगा वो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आईओ डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सबसे पहले सीपीयू के पास जाएगी। सबसे पहले कहाँ जाएगी, वो
CPU के पास जाएगी। जैसे IO डिवाइस को कोई डेटा सेंड करना है, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, CPU के पास। और CPU क्या करेगा, CPU क्या करेगा, जो भी बस ऑपरेट कर रहा है उसके जो जितने भी पावर है वो किसको दे देगा, IO डिवाइस को दे देगा। बोलेगा वो कि ये ले बस की चाबी और तू इस डेटा को सेंड करता रहे तेरे, ठीक है। और जब तेरा डेटा सेंड हो जाए तो इस कार की ये जो बस है उसकी चाबी वापस लाके मुझे दे देना। समझ में आ गई बात भाई। IO डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो CPU सबसे पहले तो भाई पावर तो CPU के पास ही है, ओके। तो CPU बोलेगा कि बस मतलब समझ गए ना, ये बस जो जिससे कनेक्टेड है उसको बोलेगा कि CPU की जो परमिशन है वो क्या करेगा, बस रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन भेजेगा, IO डिवाइस। वो भेजेगा कि आपकी बस की रिक्वेस्ट मुझे दे दीजिए। तो CPU क्या करेगा, उसको फिर बस ग्रांट करेगा, BG के थ्रू क्या करेगा, बस ग्रांट करेगा कि ले अब जो तेरे दोनों के बीच में जो भी डेटा सेंड करना है सेंड कर लो, और जब डेटा सेंड करो तब मेरे को बोल देना, तो मैं वापस मेरी जो बस की जो पावर है कंट्रोलिंग है वापस मेरे पास ले लूँगा। तो देखिए इसके अंदर क्या हो गया, CPU सिर्फ एक बार इन्वॉल्व हुआ जब डेटा फर्स्ट में सेंड करना था, उसके बाद CPU वापस पूरा खाली है और वो दूसरा कोई यूजफुल वर्क कर सकता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर हम चले गए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर आप ही बताइए कैसे क्या करेंगे। डेटा ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम IO डिवाइसेस इज डन बाय द फॉलोइंग, प्रोग्राम IO, इंटरप्ट इनिशिएटेड IO या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो डेटा तो हम इन तीनों के थ्रू कर ही रहे हैं, प्रोग्राम IO हो या इंटरप्ट IO हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो, इन तीनों के थ्रू हम क्या करें, डेटा ट्रांसफर करें। टू एंड फ्रॉम का मतलब क्या हो गया, चाहे डेटा IO से मेमोरी को सेंड करना हो, चाहे डेटा मेमोरी से IO को डिवाइस को सेंड करना हो। देखिए इन डेज प्रोग्राम IO CPU रिमेन बिजी बिकॉज CPU स्टे इन प्रोग्राम लूप until IO indicate that it is ready for data transfer। क्या होगा इसका आंसर, वापस सोचिए। CPU क्या कर रहा है, कंटिन्यूस बिजी रह रहा है, और CPU स्टे इन प्रोग्राम लूप, वो CPU क्या रह रहा है, लूप के अंदर घूमता जा रहा है कि कहीं कोई IO रिक्वेस्ट आई तो नहीं, कहीं IO रिक्वेस्ट आई तो नहीं। तो ये वाला कंसेप्ट हमने किसके अंदर पढ़ा, प्रोग्राम IO के अंदर। जब तक IO रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक उसको देखता रहेगा CPU आई तो नहीं, आई तो नहीं, आई तो नहीं। नेक्स्ट देखिए, व्हेनेवर एन IO रिक्वेस्ट कम्स IO इंटरफेस सेंड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट। क्या भेजेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजेगा। कौन भेजेगा, IO इंटरफेस। तो जैसा नाम वैसा काम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरप्ट इनिशिएटेड IO। समझ में आ रहा है। इन दिस अप्रोच CPU इंटरवेंशन इज रिमूव्ड फ्रॉम डेटा ट्रांसफरिंग बिटवीन IO डिवाइस एंड मेमोरी। ये ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हमने CPU की जो दखल अंदाजी हो रही थी उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और वो टेक्निक कौन सी आप सब जानते हो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। जैसा नाम वैसा काम। सिस की फुल फॉर्म क्या है बता दीजिए फटाफट। कंबाइंड इंस्ट्रक्शन सेट, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्चिव, कंबाइंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्चिव, कॉम्प्लेक्स सेट आर्चिव। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डी। रिस्क की फुल फॉर्म क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो सिस्क और रिस्क दो तरह के आपके कंप्यूटर हैं। सिस्क और रिस्क क्या है, आपके दो तरह के कंप्यूटर है। यहां देखिए सिस्क और यहां देखिए आपके पास है रिस्क। सिस्क मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स, और रिस्क मतलब क्या हो गया, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर या कंप्यूटर। तो इनके बीच में कोई थोड़े बहुत आपको ये याद रखने पड़ेंगे, डिफरेंस है। तो मैं आपको चाहे तो बता देता हूँ यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो मेनली जनरली क्या डिफरेंस से क्वेश्चन आता है वो। तो सिस्क के अंदर हम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करेंगे और रिस्क के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शन आर लार्जर देन वन वर्ड। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन की साइज है वो क्या होगी, लार्ज होगी। ओके, इंस्ट्रक्शन की साइज क्या होगी, इंस्ट्रक्शन साइज लार्ज होगी। और रिस्क के अंदर इंस्ट्रक्शन की साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा देखिए, इंस्ट्रक्शन में टेक मोर देन वन सिंगल क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूटर। तो सिस्क के अंदर क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो ये एक
क्लॉक के अंदर इसका इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए ऐसा हो नहीं सकता, जबकि रिस्क के अंदर क्या होगा, एक क्लॉक के अंदर ही इंस्ट्रक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सिस के अंदर आपको एक क्लॉक से ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसा बता रहा हूँ वैसा लर्न कर लीजिए। और देखिए सिस के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, मेनली किसका यूज़ करते हैं, मेमोरी का यूज़ करते हैं। और रिस्क के अंदर हम जनरली यूज़ करते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर, तो जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं ये फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस कर रखा है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। तो सिस के अंदर मेमोरी का यूज़ करते हैं, और रिड्यूस RISC के अंदर हम जनरल पर्पस रजिस्टर का यूज़ करते हैं। ओके, और इसके अंदर हमारे जो एड्रेसिंग मोड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एड्रेसिंग मोड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। और रिस्क के अंदर एड्रेसिंग मोड कौन से होते हैं हमारे, सिंपलर होते हैं। एड्रेसिंग मोड भी हमने पढ़ रखे हैं। और इसके अंदर हमें मोर डेटा टाइप, ज़्यादा डेटा टाइप की आवश्यकता होती है, डेटा टाइप। और रिस्क के अंदर हमें लेस या फ्यूअर डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट दी, फ्यूअर डेटा टाइप। रिस्क का एक और एडवांटेज देख लीजिए, वैसे रिस्क के ज़्यादा एडवांटेज है कंपेयर करेंगे हम सिस से, तो इसके अंदर पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड, पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड। रिस्क और सिस्क देखिए, रिस्क और सिस्क के अंदर हम पाइपलाइन कैन बी अचीव्ड, पाइपलाइन को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो पाइपलाइन बड़ा कंसेप्ट है, इसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बस ये बता रहा हूँ मैं, इसको याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, मोर डेटा टाइप एंड लॉन्गर स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन, ज़्यादा डेटा टाइप और लंबे स्टेटमेंट हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, ध्यान रखिए सिस के अंदर। कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीज़ें आपकी नेगेटिव है, और रिस्क के अंदर सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव है। पाइपलाइन कैन बी यूज इन, पाइपलाइन हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, रिस्क के अंदर। A CPU generally handle an interrupt at by executing an interrupt service routine. Okay, ठीक है। As soon as interrupt raise, by checking the interrupt register after finishing the execution of the current instruction, by checking the interrupt register at the end of the phase cycle, by checking the interrupt register after the regular time interval. तो देखिए इसका आंसर है बी है। और ये क्या समझाना चाह रहा है समझिए, जब एक CPU क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, जैसे ये कोई काम कर रहा है ना, ये टाइमलाइन है, और उस काम करने के दौरान क्या होगा, कोई एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो CPU क्या करेगा, उस काम के करंट जो देखिए, बाय चेकिंग द इंटरप्ट रजिस्टर आफ्टर फिनिशिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको कंप्लीट करके फिर वो मूव करेगा, कहाँ जाएगा, इंटरप्ट सर्विस रूटीन की तरफ। ISR बोलते हैं उसको, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये क्या है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा मैं, आप ये समझ लीजिए एक मेमोरी है यहाँ पे, और यहाँ पे ISR का क्या कोई कोड लिखा होता है। जब भी एक इंटरप्ट जनरेट होता है तो उस कोड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस इंटरप्ट को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, CPU एग्जीक्यूट हो रहा था और एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो वो क्या जाएगा, ISR के पास जाएगा और उस इंटरप्ट को सोल्व करेगा, और वापस बैक टू अपने पुराने वाले काम पे आके और नॉर्मल एग्जीक्यूशन करने लग जाएगा। ओके, तो इसका आंसर है आपका बी, करंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ही वो ISR की तरफ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज ट्रू, रोम इज रीड राइट मेमोरी, क्या रोम रीड राइट मेमोरी है, नहीं, रोम सिर्फ रीड मेमोरी है, ये फॉल्स है। बी, प्रोग्राम काउंटर पॉइंट टू द लास्ट इंस्ट्रक्शन दैट वाज एग्जीक्यूटेड, क्या प्रोग्राम काउंटर लास्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, नहीं करता है, ये तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होने वाला है उसको पॉइंट करता है, फॉल्स। स्टैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या स्टैक फीफो पे वर्क करता है, कहाँ करता है यार, स्टैक तो लीफो पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी फॉल्स। डी ट्रू है, रैम इज अ रीड राइट मेमोरी, डी के अंदर, रैम के अंदर आप रीड भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। ओह, चलिए, एक्चुअली मैंने सोचा कि मैंने इस वीडियो को चालू ही नहीं किया, कई बार ऐसा हो चुका है
कि मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और वीडियो को ऑन करना ही भूल जाता हूँ, है ना। चलिए देखिए, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। अगर आप मतलब सोच सकते हैं कि जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उतना मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट देखिए 86, द कंप्यूटेशन टाइप इंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैक ऑर्गेनाइज सीपीयू वाज यूजेस 2 एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 और 0। तो ये काफ़ी डिटेल के अंदर हमने चर्चा कर रखी है फर्स्ट वाले वीडियो के अंदर। तो इसका आंसर क्या है, 0 एड्रेसिंग मोड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्रेसिंग मोड परमिट्स रिलोकेशन विदाउट एनी चेंज व्हाटसोएवर इन द कोड। तो रीलोकेशन को परमिट करता है। तो इसके अंदर भी हमने देख रखा है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर मोड और प्रोग्राम काउंटर रिलेटिंग एड्रेसिंग मोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेस रजिस्टर मोड, जिसके अंदर हमने क्या किया था, बेस रजिस्टर का यूज किया था और यहाँ पे हमने क्या रखी थी, वैल्यू रखी थी बेस रजिस्टर की, जैसे 300। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को चेंज किया था। तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियो को, सीएओ का। इसका आंसर क्या होगा आपका, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट इमीडिएट एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए बार बार ये देखिए, हाँ, इमीडिएट एड्रेस इंस्ट्रक्शन के अंदर लिए आपको कितने इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, यही पूछ रहा है ना। द नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू टू एग्जीक्यूट इमीडिएट एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर यहाँ पे एड्रेसिंग मोड पढ़े ना हमने, इम्प्लाइड, इमीडिएट, और फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस रजिस्टर मोड, ओके, इंडेक्स रजिस्टर मोड। तो प्लीज़ उनको वापस देखिए और आप देखेंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे मेरे ख्याल से। अब सिंपल हो गया सारी चीज़ आपके लिए। 89 देखिए, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ लोकेशन टू और फ्रॉम विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर। जो डेटा ट्रांसफर होने वाला है, जिसकी एड्रेस क्या करता है, वो होल्ड करता है। तो एड्रेस कौन होल्ड करता है, ऑब्वियस सी बात है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ओ सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडेक्स रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इन केस ऑफ 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, मेथड ऑफ द ऑपरेंड आर स्टोर्ड इन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, पुश डाउन स्टैक और कैश। बताइए आप मेरे को, अगर 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है और अगर कोई चीज आपके पास आई है, जैसे कोई मेथड है, तो उसको आप कहाँ स्टोर रखोगे, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या पुश डाउन स्टैक। हम किस में रखेंगे, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं ना, हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन सारी चीजों को जो फर्स्ट वीडियो उसके बाद देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं निकलेगा। तो एड्रेसिंग, और यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आए हुए, वो डाल रखे मैंने ना। तो एड्रेस, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, द एड्रेसिंग मोड विच मेक यूज ऑफ पॉइंटर। ऐसा एड्रेसिंग मोड जो पॉइंटर का यूज करता है। इनडायरेक्ट, इंडेक्स, रिलेटिव और ऑफसेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमने देख रखी सारी चीजें। The addressing modes which uses program counter instead of general purpose register, index register with offset, relative, direct और base। इसका आंसर क्या हो जाएगा, relative। The addressing mode where you directly specify the operand value। ऐसा addressing mode या डायरेक्ट क्या करते हैं, operand की वैल्यू आप ऐड करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर नहीं समझ में आए तो आप क्या पुट करिए, डेटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इमीडिएट। तो ऑब्वियस बात है, अगर आप डेटा की वैल्यू ही रख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, इमीडिएट। द लेंथ ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड लिमिट, वर्ड साइज, रजिस्टर लिमिट और रजिस्टर साइज। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड साइज। ये आप ध्यान रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। ऐसे कौन से ग्रुप ऑफ बिट्स है जो आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। एक्यूमुलेटर नहीं, रजिस्टर नहीं, ये तो कंटेनर है। इंस्ट्रक्शन कोड, यस, ये दोनों तो कंटेनर है। इंस्ट्रक्शन कोड ही तो बोलेगा कि भाई आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, डेटा लोड करना है, डेटा स्टोर करना है। तो ये सारी चीजें आपको कौन बोलेगा, यही तो बोलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, वेयर इज डिकोडेड इंस्ट्रक्शन स्टोर। जो इंस्ट्रक्शन को आपने डिकोड कर दिया उसको आप कहाँ स्टोर रखिए, तो उनको हम स्टोर करेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, ध्यान रखना। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। जो प्रोग्राम जो स्टोर्ड हुए उसका अगर कौन ट्रैक करता है, कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। एक्यूमुलेटर नहीं करता है, रजिस्टर नहीं करता है, तो सर कंटेनर है। कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर इज आल्सो कॉल्ड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, डेटा काउंटर, इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर और DANC। तो प्रोग्राम काउंटर को हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी बोलते हैं क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर रहा है? पॉइंट कर रहा है। और प्रोग्राम काउंटर को इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर भी बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर रजिस्टर कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। तो जो रिजल्ट होएगा उसको कलेक्ट कौन करेगा? एक्यूमुलेटर करेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर करेगा, स्टोर रजिस्टर करेगा, नन ऑफ दिस। तो जो भी रजिस्टर सबसे पहले कहाँ होल्ड किया जाता है? एक्यूमुलेटर के अंदर। ध्यान रखना ये एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जिसके अंदर क्या किया जाता है? जो भी कैलकुलेशन होती है उसको सबसे पहले होल्ड की जाती है। तो हमने इन सबको एड्रेसिंग मोड या एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन में काफी डिटेल में पढ़ा है, तो प्लीज रेफर टू वीडियो फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इनमें से कंप्यूटर आर्किटेक्चर से कौन सा ट्रू है? इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू। कंप्यूटर आर्किटेक्चर टेल अस हाउ एग्जैक्टली ऑल द यूनिट्स इन द सिस्टम आर अरेंज। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर नहीं बताता है, कौन बताता है? आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि जो आपकी यूनिट्स है वो कैसे कनेक्टेड होगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज कनेक्टेड विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल से कौन कनेक्टेड होगा? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। दो चीजें हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आप लर्न कर लीजिए, आंसर निकल जाएंगे, या जो मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लीजिए। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इट डील्स विद द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के साथ आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील करता है। इट इन्वॉल्व्स लॉजिक। तो इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड, डेटा टाइप्स और केस, ये कौन डील करता है? आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टेल अस हाउ एग्जैक्टली all the units in the system are arranged and interconnected। तो हमने अभी बात की थी कि जो अगर हाउ कैसे अरेंज है वो कौन बताता है आपको? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। यहाँ हमको ट्रू पूछा था। ओके, तो कुल मिला के इसके अंदर आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंस याद करने हैं, जो वो इन दोनों क्वेश्चन से आप आराम से बना सकते हैं ना। तो जो CA लिखा है वो CA के अंदर लिख लीजिए, और जो COA लिखा है वो CO के अंदर लिख लीजिए, और इन दोनों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, द DMA कंट्रोलर ट्रांसफर आर परफॉर्म्ड बाय अ कंट्रोल सर्किट कॉल्ड डिवाइस इंटरफेस, DMA कंट्रोलर, डेटा कंट्रोलर और ओवरलुकर। तो DMA कंट्रोलर कौन करेगा? आपका DMA कंट्रोलर। नेक्स्ट देखिए, इन DMA डेटा ट्रांसफर इज कंट्रोल्ड बाय। डेटा ट्रांसफर कौन कंट्रोल करता है? माइक्रो प्रोसेसर नहीं, रैम नहीं, मेमोरी नहीं, कौन कंट्रोल करता है? IO डिवाइसेस और मेमोरी के बीच का काम होता है। तो DMA कंट्रोल भी कौन करता है? आपके IO डिवाइसेस। वो ही क्या करती है? सबसे पहले आपकी बस रिक्वेस्ट भेजती है, फिर CPU क्या करता है? आपको बस ग्रांट करता है। चलिए, ये जो क्वेश्चंस थे आपके खत्म हो चुके हैं। तो फिर से हमारी सीरीज है वो 5000 क्वेश्चन की चालू हो चुकी है, और मैं कंटिन्यू रखूंगा, जितने क्वेश्चन अपलोड करूंगा पुश करता रहूंगा। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, ग्रुप्स के अंदर देखेंगे तो उनका भी फ़ायदा होगा। ओके, और टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से मेरा मूड बन रहा है टेस्ट सीरीज़ लाने का। जैसा आप बोल ही रहे हो कि टेस्ट सीरीज़ लाइए सर, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ना, आने वाले समय के अंदर मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये सारी चीज़ें। चलिए, थैंक यू।